बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ अबूज़र मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन अभी हमें ज्वाइन नहीं कर सकी फ़िलहाल, शी इज़ स्टक समवेयर। तो हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या जो है गुफ्तगू करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शन मुहिम जो है वो ज़ोरों पर है और इसके साथ साथ भी बहुत से अपडेट्स हैं जिसमें ऑब्वियसली टर्की में भी बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लेकिन अभी हम नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज़ पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने का ऐलान। भारत कश्मीर में जुल्म ढा रहा है। आज़ादी परेड में गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी तकरीब से खिताब। कहते हैं आने वाले दिनों में कौम देखेगी किसके माथे पर पसीना आता है, किसकी टांगें कांपती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दियामिर भाषा डैम साइट का दौरा किया और डैम पर जारी काम का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के दौरे गिलगित बल्तिस्तान को इलेक्शन धांधली करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून का आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की तहरीक का आगाज़। बाजौर में पहला पावर शो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है इस्लामाबाद की तरफ मार्च का वक्त आ गया, धरना देंगे तो मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज़। एक दिन में 12 अफराद लुकमा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 6,835 हो गई। 24 घंटे में 1,123 नए केस रिपोर्ट। वफाकी वजीर अली जैदी और नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत। दोनों रहनुमा घरों में आइसोलेट। बेहतरीन शरीक हयात न मिलने पर अमरीकी खातून ने 10वें शौहर से भी अलहदगी इख्तियार कर ली। खातून का तमाम शौहरों पर मोहब्बत का इजहार न करने का शिकवा। और आईसीसी एम्पायर अलीम डार का बड़ा एजाज़। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अलीम डार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। एक रोज़ा क्रिकेट में ऑन फील्ड सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज करने वाले एम्पायर बन गए। अलीम डार ने जनूबी अफ्रीका के रिकर्डसन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो जी ये थी टॉप स्टोरीज़ और सबसे पहले हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में जी इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोरों पर है। खा वो वज़ीर आज़म हो या फिर अपोजिशन की पार्टीज़ हो, इस वक्त डेरे जमा चुकी हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और कल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए गिलगित बल्तिस्तान तो एक बड़ा ऐलान किया उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी तौर पर सूबे का दर्जा देने का हमने फ़ैसला कर लिया है। अमली तौर पर इस पर ऑब्वियसली इलेक्शंस के बाद ही अमल दरामद होगा, लेकिन ये फ़ैसला जो है ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। और कल जब वो 1 नवंबर को इतवार को एक रोज़ा दौरे पर पहुँचे जीबी तो उन्होंने आज़ादी परेड से भी खिताब किया और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का हमने फ़ैसला कर लिया है। ताहम सूबे के लिए जो मराहत हैं और पैकेज है उसका ऐलान इलेक्शन के बाद होगा। अभी इसलिए नहीं हो सकता ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि नौजवानों की ख्वाहिश थी कि मैं ये ऐलान कर दूँ और उन्होंने ये भी कहा कि हमने गिलगित को सूबाई हैसियत देने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तानी अफवाज और इंटेलिजेंस की तारीफ़ करते हुए भी उन्होंने कहा कि अगर आज ISI और पाकिस्तान फ़ौज ना होती तो मुल्क का दिफा मुमकिन नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ISI चीफ़ और आर्मी चीफ़ के इंतखाब पर आज फ़ख्र हो रहा है क्योंकि ये जो चोर हैं, यानी कि अपोजिशन की बात वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो चोर हैं आज उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका इंतखाब ठीक है। और उन्होंने कहा कि मुझे इस पर फ़ख्र है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बहुत मजबूत है। बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको NRO दे दूं। मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। तो अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना।
कि जब मैं 15 साल का था तब से जीबी आ रहा हूँ। शौरा काराकरम पर हाईवे जब बन रही थी तब से मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर ट्रैकिंग अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं वज़ीर-ए-आज़म बन चुका हूँ। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कल पॉइंट ये था कि दियामिर भाषा डैम साइट का भी दौरा किया उन्होंने और डैम पर जारी काम का भी जायज़ा लिया। और इस वक्त जब वहाँ पर मौजूद थे तो चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन ने भी उनको डैम पर जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। एनीवे जी, इसके अलावा जो एक और अहम बात है वो ये है कि जी बिलावल भुट्टो साहब भी इस वक्त मौजूद हैं जीबी में और वहाँ पर वो इस वक्त भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम वो चला रहे हैं। और उधर वहाँ पर उन्होंने ये भी कल कहा है कि जो भी इस वक्त हो रहा है हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इसलिए किया क्योंकि इस वक्त जो अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से वो उन्होंने प्री पोल रिगिंग के हवाले से उन्होंने बात की गई। प्री पोल रिगिंग हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि गिलगित की तकदीर हम बदलेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हुक्मरानों को इंतखाबात से चंद रोज़ पहले गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना याद आ चुका है। यानी कि उन्होंने इसको प्री पोल रिगिंग के हवाले से बात की है। और ये भी उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरा पाकिस्तान है, एक तरफ कठपुतली है और PTI ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुकूक मिलते हैं। तो ये सारा मामला है। इसके अलावा भी अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी कुछ वहाँ पर वादे किए कि हम हज़ारों करोड़ रुपए दे देंगे अगर हमें वोट मिलते हैं। फिर ऑब्वियसली अब ये सारा जो मामला है इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो कोर्ट भी आज जाने का फैसला रखती है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरने का भी उन्होंने ऐलान किया है नून लीग ने। ये तमाम मामला है क्या, किस तरफ जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये जो सिचुएशन इस वक्त है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की जा रही है क्योंकि इस वक्त उसकी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शन है। आप बताएं कि ये जो इस वक्त इमरान खान साहब का दौरा है क्या वो आईनी तौर पर ठीक है? वो कल गए हैं वहाँ पर, ऐलान किया उन्होंने कुछ, और ऑब्वियसली नून लीग और पीपल्स पार्टी तो कह रही है प्री पोल रिगिंग में आता है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का दावा ठीक है, सही है। मतलब अगर आप मुझे कहें कि आप मुझे वोट दो तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए का काम करा कर दूंगा। व्हाट इज द रिगिंग? रिश्वत क्या होती है? बिल्कुल। और ये वो रिश्वत है जिसका ऐलान किया जा रहा है, ऐलान करके रिश्वत दी जा रही है ना जी। ये तो वैसे ही मेरा ख्याल है, अगर कोई वकील कोई हो, मैं तो वकील नहीं हूँ, वैसे ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है कि किसी से वोट खरीदना। और जहाँ तक मुझे पाकिस्तान के कवानीन का पता है उसमें आप वोट खरीद नहीं सकते। वोट खरीदना जो है और वोट खरीदने की लालच देना और वोट खरीदने के लिए कोई वादा करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन उस मुल्क में जहाँ पे कानून हो, ये इस मुल्क में कानून वगैरह तो नहीं है। इस मुल्क में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज इक़्तिदार में वो हैं तो वो चलाएंगे। अगर काश इस मुल्क पे हम जो किताबों में हमने खुद ही लिखा था और उसी पर हम अगर अमल की दरामद करते रहते तो वो अपना ना खराबी नहीं होती। जी, आपका अगला सवाल। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, सिर्फ आगे बढ़ने से पहले हम नाज़रीन को सुनवाना भी चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा क्या था जिसके बाद अभी सारा मामला जो है एक और रंग इख्तियार कर चुका है, तो हम चाहेंगे ज़रा एक दफ़ा उनके जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम में कहा वो सुनवा दें। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए, ये बिलावल जरदारी इसने कहा कि अभी ना बनाया जाए, इलेक्शन के बाद बनाया जाए। इदारों की हमने बात मानी। मैं आपको हल दे रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन नहीं रहा, सूबा बन गया है। बताओ कि ये इमरान खान का गढ़ है। जितने 1000 वोटों की लीड दोगे उतने 1000 करोड़ रुपए आपको मैं दूंगा इस इलाके के लिए। जितने वोट मिलेंगे उतने ही 1000 करोड़ का डिफरेंस जो होगा वो उस तरह से फंड्स मिल जाएंगे जीबी को। इफ्तिखार साहब, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, ऑब्वियसली आपने ठीक कहा कि ये आपने वादा अगर करना है और उससे पहले तो वक्त बहुत होता है, लेकिन जब आप इंतखाब आ जाते हैं तो उससे पहले अगर आपने कहना है तो ये प्री पोल रिगिंग में आता है। लेकिन साथ गवर्नमेंट कहती है कि जी अपोजिशन भी भरपूर तरीके से मुहिम चला रही है, तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पर क्या करे? गवर्नमेंट ने जाकर अगर वोट लेना है तो उसके पास क्या तरीकाकार है? गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी ने जाना है और जाकर वहाँ पर वादे करने हैं कि हम आइंदा से मामला वहाँ बेहतर कर देंगे। पाबंदी है उसका भी तयन हो चुका होता है कवानीन में। इलेक्शन कमीशन नाम की एक चीज होती है जो हमारे मुल्क में नहीं होता। वो असल में तो इलेक्शन कोई और ही लोग कराते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन नाम की एक चीज है, उस इलेक्शन कमीशन नाम की चीज में एक ज़ाब्ता अखलाक छापा होता है और कुछ कवानीन छापे होते हैं। अगर आप अपने शाम को या फारग वक्त हो, आपको जरूर पढ़ने चाहिए कवानीन। उनमें पढ़ लें कि वो कौन जा सकता है वहाँ पे तकरीर करने और कौन नहीं जा सकता। इसका भी तज़किरा उन कवानीन में हुआ है। और जो गंडापुर साहब ने कहा, पहली बात तो है कि मुझे अफसोस है कि इतनी बड़े बाल रखने वाला आदमी जो है क्या बातें कर रहा है।
इसका कहना कोई अमल नहीं है, इसका कहना कोई कानून नहीं है, इसका कहना कोई असूली बात नहीं है जी। कानून वो होता है जिसका नोटिफिकेशन होता है, और नोटिफिकेशन के लिए कानून की डिबेट होती है। कानून जाता है लॉ मिनिस्ट्री के पास, लॉ मिनिस्ट्री उसकी नोक पलक दुरुस्त करती है, और उसमें हमने इसमें ये भी देखना है इन इलाकों के बारे में कि हमारी जो नेशनल कमिटमेंट के अलावा हमारी बैन अवी जो कमिटमेंट्स हैं वो भी हैं, वो क्या है, क्या हम ऐसे जो फैसले कर रहे हैं क्या हम उन अपनी बैन अवी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आदमी है, मेरा ख्याल है ही फ्रॉम KPK का कोई है वो आदमी जी जी जो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी। बाकी तो साफ जा रहा है, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन अभी रोक देना चाहिए। राइट, जो खुलेआम पैसे जो दिए जा रहे हैं, देखो ना जब बाद में हम रोते हैं जी नहीं, इसका पाकिस्तान में क्राइसिस है क्या? बिल्कुल। क्राइसिस ये है कि सियासी जमातें कहती हैं कि जो हुकूमत लाई गई है वो बदजानती से लाई गई है और वो इलेक्शन की रिग्यू करके लाई गई। यही है ना झगड़ा? ऐसी है जी, बिल्कुल। उस 2.5 साल के झगड़े में ना गरीब को रोटी मिली, ना गरीब को सस्ता आटा मिला, ना गरीब को सस्ती चीनी मिली, ना गरीब के बच्चों के लिए नए स्कूल बने, ना मेरे लिए अस्पताल में कुछ जगह है, ना मेरी दवाइयाँ सस्ती हुई। झगड़ा तो यही है। बिल्कुल। फिर जब ये झगड़ा चलेगा 3 साल करके बलूचिस्तान में, वहाँ पे जिंदगी लोगों की हराम होगी, तो ये बेहतर नहीं है कि जो भी जिन लोगों को भी इख्तियार दिया गया है, वो जो इलेक्शन कमिश्नर साहब बने हुए हैं, क्या वो उनको ये बातें, ये तकारीर उनके इल्म में नहीं है कि क्या हो रहा है? और अगर उनके इल्म में नहीं है तो मुझे आप उनका एड्रेस भिजवा दीजिएगा, लिंक तो व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको आप ये सारे के सारे भिजवा देता हूँ शाम तक कि भाई आपका ये काम भी है कि ये देखें क्या हो रहा है। तो बेसिकली इफ्तिखार साहब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन रोक देना चाहिए, तो आज तो ये नून लीग भी और इसके साथ पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस पर एहतजाज करने जा रही है, धरना देंगी, तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन डिले ही इसमें हल है या फिर कोई रूलिंग आ जाएगी इलेक्शन कमीशन से? क्या मैक्सिमम पॉसिबल है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन तो बस 2 हफ्ते में? बेटे मेरी बात बेटे, 2 जिंदगी में असूल होते हैं, या कानून बनाओ ना, राइट, और अगर कानून बनाओ तो फिर उस पर अमल कराओ। बिल्कुल। अमल कराने के लिए जो ढांचा होता है वो रियासती ढांचा होता है, उसके लिए महकमे होते हैं, उसके लिए अफसर होते हैं, गाड़ियां होती हैं, कारें होती हैं, सेक्रेटेरिएट होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं। उन बिल्डिंगों, कारों, सेक्रेटेरिएट को आग लगा दो, फेंक दो सड़कों पे, जिस किसी की मर्जी आती है उसको करने दो। अगर हमने कानून पे अमल दरामद नहीं करवाना, जो आपका सवाल है, और अगर कानून पे अमल दरामद करवाना है तो मेरे दोस्त फिर इलेक्शन बंद होता है तो बंद हो, अगर रुकता तो रुके। देखो ना, यही तो, कब तक आप कंप्रोमाइज करेंगे? कि हम चोरों से कंप्रोमाइज करते हैं, मोहल्ले के बदमाश से हम कंप्रोमाइज करते हैं, मोहल्ले में जो दुकानदार महंगी चीज बेचता है हम उससे कंप्रोमाइज करते हैं, जो राइट। इफ्तिखार साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ और उसके बाद फिर इलेक्शन से पहले की सिचुएशन, अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर क्या फैसला करता है, हुकूमत भी अपनी तरफ किस तरह से इसको लेके चलती है। इफ्तिखार साहब, अगर हम सिर्फ GB की बात करें, जो वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें, तो देखा ये गया है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब वहाँ पर थी, या फिर 70s में 80s में हमने देखा है कि GB के लिए कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की कि FCR हमने ख़त्म किया, सब्सिडीज़ हमने दी हैं, CM पहला हमारी गवर्नमेंट में आया, इसके अलावा जो असेंबली थी वो भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने ही वहाँ पर पहली दफ़ा दिलवाई। ये जो सिचुएशन है इस वक्त, आपको लगता है कि कुछ ग्राउंड रियलिटी में अगर देखा जाए तो जो गिलगित बल्तिस्तान में जो सपोर्ट है अवामी सतह पर, क्योंकि उनके लिए काम बहुत किए गए हैं, पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा है? देखो, इस पर मैं चर्चा करूँगा तो फिर मेरे बारे में अभी थोड़ी देर के बाद किसने सुन लिया तो वो मेरे जो दोस्त हैं PTI के, जिनकी ये ड्यूटी है कि उन्होंने हमें तकसीम किया हुआ है। यानी अगर हम 15-20 लोग ऐसे हैं ना जो ऐसी बातें करते हैं जो हमारे ख्याल में हम आज़ादाना राय देते हैं, जी जी बिल्कुल, उन पे कुछ लोगों की उन्होंने ड्यूटी लगाई है सुबह से शाम तक। मतलब मेरे भी जिनकी ड्यूटी लगी होगी ना 50 आदमियों की, अगर वो मिस करके तो कोई ना कोई उनको बता देगा कि इसमें ये आई फलाने प्रोग्राम में किया, वो फिर मुझे गालियां देनी शुरू कर देंगे। सही। तो इस पर तो मैं तबसरा नहीं करता। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो तारीख की हकीकत है। ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली वाहिद जमात थी जो 1972-73 के अंदर, अब मैं 1972-73 की बात कर रहा हूँ, जिसका मौजूदा इलेक्शन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पीपल्स वर्क प्रोग्राम एक प्रोग्राम होता था जो सारे मुल्क में चलाया जा रहा था। पहली मरतबा वहाँ पे नालियाँ, गलियाँ, सड़कें पक्की करने के लिए, वहाँ पे बुनियादी सहूलतें देने के लिए पीपल वर्क प्रोग्राम डॉक्टर मुबशर हसन जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के, और वो उस प्रोग्राम के इंचार्ज थे, उन्होंने जाके वहाँ पे उसको शुरू करवाया।
और अगर ये देखा जाए तो इस इलाके में जो दूसरी बहुत बड़ी इंटरवेंशन की या मुदाखलत की वो थी दवारी टनल। दवारी टनल जो है वो आपको कनेक्ट कर, सॉरी एक मिनट, अच्छा, वो दवारी टनल जो है वो इस नॉर्दर्न एरिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। वो इसको एक कनेक्टिंग रास्ता था जिस तरीके से बर्फबारी के मौसम में वो निकल जाए, और वो उस दौर में शुरू हुई और मेरा ख्याल है वो अभी शुरू हुई थी और इब्तदा में ही फिर वो भुट्टो साहब गवर्नमेंट खत्म होगी, 5 लाख यूरो की, और अब ये शुरू कराएगी, पिछले सालों में मुकम्मल हुई। ये जो नॉर्दर्न एरिया है, जब मैं नॉर्दर्न एरिया की बात करता हूँ तो दैट इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ द चित्राल, सम पार्ट ऑफ द चित्राल, सम पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कंप्लीट मुकम्मल तौर के ऊपर, देन स्कर्दू एरिया, ये जो एरिया है इनमें इनका इंटरेस्ट है। फिर वहाँ पे खुद भी एक खास सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने पे स्कूल बनाए हुए हैं, कॉलेज बनाए हुए हैं, और बड़े मजे की बात है कि वहाँ पे जो तालीम की परसेंटेज है हमारे बहुत ज्यादा बाकी मुल्क के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जी ऐसे है। तो वो एक बहुत खूबसूरत इलाका है, उसको इस तफ्तीश का निशाना ना बनाया जाए, जिसको आज मैंने अखबार पढ़ा तो मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो तो मैं तो हैरान रह गया कि उन्होंने क्या कहा है। इफ्तिखार साहब, इसके अलावा एक और मामला जिस पर हम आप चाहते थे कि बात करें वो है जमात इस्लामी का इस वक्त जो सिचुएशन है कि लग रहा है कि वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कल जो बाजोड़ में पहला जलसा हुआ उन्होंने कहा है कि अब ये वहाँ पर ख़त्म होगा जब तक हमारे जो हमारा मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते। उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वापस आ गए थे टारगेट अचीव किए बगैर, लेकिन हम जब जाएंगे तो टारगेट अचीव करके आएंगे। ये आपको लगता है कि ये जमात इस्लामी की जो तहरीक है अपने तौर पर PDM से अलग, उसका कोई इफेक्टिवनेस है? देखो, पाकिस्तान में जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा किरदार था। फिर तारीख की बात होगी 1970s के इलेक्शन में अगर आप देखें तो अवामी लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये 3 बड़ी पोलिटिकल पार्टीज, और इनके साथ JUI का एक पार्ट ऑफ जो डेरा इस्माइल खान का वो, JUP जो कराची का एरिया है वहाँ, और ANP जो खैबर पख्तूनख्वा के साबका इलाके, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वहाँ की मशहूर 3 पोलिटिकल पार्टीज थी। बाद में ये पार्टियाँ ऐसे सबक के साथ साथ इनकी ताकत कम होगी। बाजोड़ के इलाके में और इस इलाके में अभी भी जमात इस्लामी के पास वर्कर्स हैं और वो मुतालबा कर सकते हैं। ठीक है, मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है ना, महंगाई कम करो, चीज़ों को कम करो। बेचारे क्या कर सकते हैं? चढ़ाई तो नहीं कर सकते। मैं वैसे भी चढ़ाई के खिलाफ में बिकॉज पॉलिटिकल मामला तो सिर्फ सियासी मामला को सियासत से ही रहना चाहिए। सियासी किताब जो है, लेकिन इफ्तिखार साहब इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पर धरना और अपने जब तक टारगेट पूरे ना हो वहाँ से वापस ना आना, यहाँ तक जा सकती है जमात इस्लामी? बेटे, आप अभी से चाहते हो कि 4-5 हज़ार कंटेनर वालों की जिंदगी फिर आराम कर दी जाए, उनके कंटेनर पकड़ लिए जाए, उसके अंदर जो सामान है वो अगर पेरिशेबल आइटम हो तो वैसे खराब हो जाए, अगर उन्होंने माल वक्त में भेजना तो उसका कीमतें कम हो जाए। छोड़ो यार बेटे, बुनियादी बात यह है कि हम सब लोगों को जमहूरियत, जमहूरी अदारे और अवाम के मुतालबात और अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक डिबेट करनी चाहिए कि हल क्या। मसलन गुर्बत का खात्मा एक नारा है, बेशक, कैसे खत्म किया जाए? ज्यादा नौकरियां देके किया जाए, नौकरियां दी जाए, कौन सी दी जाए, किस किस्म की दी जाए, किनको दी जाए? देखो, हर साल 5 लाख लड़के मास्टर करके निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, 5 लाख। क्या नौकरी करेंगे यार? राइट, तो बेसिकली बुनियादी मसाइल हल करने की तरफ 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की इस वक्त सिचुएशन पॉलिटिक्स GB में, और इसके अलावा जो इस वक्त नज़र आ रहा है जमात इस्लामी क्या करने जा रही है। लेकिन बात यही है कि उन्होंने कहा इफ्तिखार साहब ने कि हल आखिरी यही होता है कि आप मसाइल हल करें, तभी लोगों के मसाइल जब हल होंगे तो फिर आवाम में मकबूलियत होगी उस पार्टी की जो कि उनके लिए काम करती है, चाहे वो गुर्बत है और दीगर मसाइल हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हैलोवीन डे 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया गया और ऑब्वियसली आप भी इसको सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि बहुत सी तस्वीर शेयर हुई हैं इसी सिलसिले में। तो पाकिस्तान में भी हमने फॉलो किया, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड था हैलोवीन डे के हवाले से तो पिक्चर्स बहुत सी देखी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा की भी कुछ तस्वीर थी सोशल मीडिया पर जो कि उन्होंने शेयर की, जिसमें वो एक खौफनाक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने हैलोवीन डे को सेलिब्रेट किया है। और ये भी तस्वीर जो उन्होंने फेसबुक की फ़ोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।
देखें किस कदर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस पर मेकअप किया है और जिसे भी उन्होंने करवाया उसको भी दाद देनी चाहिए कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हैलोवीन डे को मनाया और ऑब्वियसली ऐसे लग रहा था कि प्रॉपर एक ढांचा है, स्केलेटन बेसिकली वो बनी है, हाफ स्केलेटन हाफ फेस, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मेकअप करके फिर उन्होंने तस्वीर अपनी शेयर की है। एनीवेज जी, ये तरीकाकार होता है हर शख्स का अपने अंदाज में उन्होंने शेयर किया। बहुत से लोगों की हमने तस्वीर देखी हैं, सेलिब्रिटीज़ हों या फिर इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने हैलोवीन डे को मनाया, सेलिब्रेट किया। और एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, एक और अहम मामला जिस पर हम बात करना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जी आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें गिर चुकी हैं और आलमी खबररसां एजेंसी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बायस इस बात के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि दुनिया में एक मरतबा फिर लॉकडाउन हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा से ना हो, लेकिन अगर हुआ तो फिर से परेशानी बहुत सामने आ सकती है, जिसकी वजह से तेल की मांग भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। और इन्हीं खदशात के बायस आर्मी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान अमेरिकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI जिसका नाम है, उसकी कीमतों में 5.75% कमी देखी गई है। और आलमी मार्केट के मुताबिक दिसंबर 2020 यानी कि अगले महीने में फराहमी के लिए अमेरिकी खाम तेल $35.24 फ़ी बैरल पर फ़रोख्त हुआ है। और दूसरी जानिब आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 5.42% कमी के साथ $37 फ़ी बैरल पर आ चुकी है। आपको याद होगा कि अप्रैल में जब कोरोना की लहर बहुत तेज़ थी तब ये मनफी पर जा चुका था। इस कदर इसकी इफेक्टिवनेस होती है अगर कोरोना की दूसरी लहर आ जाए और फिर लॉकडाउन भी हो जाए। आलमी मार्केट में एक माह के दौरान अमेरिकी खाम तेल WTI की फ़ी बैरल कीमत $4.50 की कमी से $35.72 हो चुकी है और आलमी बेंचमार्क ब्रेंट खाम तेल की कीमत $4.84 की कमी से $37.40 हो चुकी है। अब उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा मज़ीद ना बिगड़े, ना ख़राब हो, ना ही कोरोना के हालात इस कदर ख़राब हों कि ये ज़्यादा नीचे जाएगी, क्योंकि उससे आलमी मार्केट और मईशत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। इस दौरान मार्केट अब लाइट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में भी $4.86 की कमी रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लॉकडाउन से मार्केट में तेल की डिमांड में कमी हुई है, जिसके खदशात ज़ाहिर भी किए जा रहे हैं और इसकी वजह से खाम तेल मज़ीद सस्ता भी हो रहा है। ऑब्वियसली अगर ये ज़्यादा होता रहा, कोरोना बढ़ता रहा, तो हम देखेंगे कि ओवर द पीरियड कुछ हफ्तों में मज़ीद कीमतें भी कम हो सकती हैं। आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत में कमी के तनासर से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में कम से कम ₹5 कमी की जा सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली इतनी की नहीं गई है और उसमें परसेंटेज कुछ रखा गया अभी भी। और अगर अक्टूबर में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर बेहतर होने का फ़र्क भी शामिल किया जाए तो फ़ी लीटर कीमत इससे ज़्यादा भी कम की जा सकती थी। लेकिन 15 अक्टूबर को हुकूमत ने माह के बाकी 15 अयाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया था और इससे कबल यानी कि 30 सितंबर को हुकूमत ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो समरी थी उसको मुस्तरद करते हुए अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया था। ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी की गई थी और हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर अब 35% और डीजल पर 42% टैक्स वसूल कर रही है। अभी तक तो यही है टैक्स की रेशो और हुकूमत मट्टी के तेल पर टैक्स की जो शरह है उसमें आवाम से 28% और लाइट डीजल ऑयल पर 21% टैक्स वसूल कर रही है। यानी कि टैक्सेस की जो रेशो है वो भी आपके सामने आ चुकी है। अगर आप ₹1 या ₹100 खरीदते हैं तो उसमें से कितने % टैक्स है इसमें, वो भी अब हमने आपको बता दिया। इसके अलावा करोड़ों लीटर यौमिया पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त पर पंप्स मालिकान आवाम से मजमूई तौर पर अच्छी खासी रकम भी बटोर लेते हैं। चंद पैसों का खेल भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ यही चंद पैसे यानी कि 5 पैसे 4 पैसे अगर आप देखते हैं कमी आई या फिर इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसका जो ओवरऑल ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो करोड़ों रुपए होता है। बल्कि पेट्रोल पंप्स का अमला 10 पैसे से लेकर 90 पैसे तक खरीदारों को वापस ना करके कुछ नहीं तो महीने के काकरों की तनख्वाहें भी आवाम से जेबों से ज़रूर निकाल लेते हैं। एनीवेज, इसके साथ साथ एक और मामला जो कि हमने देखना है वो ये है कि आवाम को पेट्रोल की मद में ₹1.57 का रिलीफ अभी मिला है आवाम को, और दूसरी तरफ आवाम पर LPG की कीमत जो है वो बढ़ाकर बम गिरा दिया गया। ये बड़ी परेशानी की बात है कि एक तरफ पेट्रोल कम कर दिया गया, जब जैसे ये पेट्रोल की खपत कम हो रही है उसकी यूजेज उतनी ज़्यादा नहीं है तो वो फिर वो कम हो गया, जबकि LPG जो गैस है वो जैसे यूज़ करने के लिए अब लोग तैयार हैं तो उसकी कीमत बढ़ गई है। LPG की कीमत में ₹9.5 फ़ी किलो इजाफा किया गया है। LPG की नई कीमत अब ₹129.68 फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर जहाँ पर लोगों के पास गैस नहीं होती वो सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसकी ₹114 इजाफे के बाद ₹1530 की अब ये
घरेलू सिलेंडर हो गया। तो ये मामला है, इसको हुकूमत को देखना चाहिए। इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। जब आप देखते हैं कि कीमतें कम होनी चाहिए, जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो आना चाहिए आवाम तक। अगर आपको कहीं से फ़ायदा हो रहा है तो आप टैक्सेस पर कमी करें या फिर आप कोई और तरीकाकार निकाल कर आवाम को रिलीफ दें। इस तरह से करना कि जैसे ही पेट्रोल की ज़रूरत कम हुई तो पेट्रोल कम कर दिया, उसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। LPG की कीमत बढ़ गई है क्योंकि अब LPG यूज़ होनी है तो उसकी कीमत बढ़ गई तो आवाम को फिर भी फ़ायदा नहीं मिला। तो इसको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि लोग अगर जो है परेशान हैं, अगर सर्दियाँ आ रही हैं और ऑब्वियसली उसमें LPG की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उसमें अगर रिलीफ नहीं मिल सका तो फिर लोगों को देखना होगा कि क्या किया जाना चाहिए और हुकूमत को भी देखना होगा कि मिसमैनेजमेंट को कैसे कवर करना है। एनीवेज जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। अलीम डार, उन्होंने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने सबसे ज़्यादा मैच सुपरवाइज़ करने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच जब हुआ तो पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने के लिए ये यादगार दिन बन चुका था क्योंकि अलीम डार ने सबसे ज़्यादा 210 एक रोज़ा मैचेस की सुपरविजन की है और ये एजाज़ हासिल कर लिया है। जबकि सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच सुपरवाइज़ कराने का रिकॉर्ड पहले ही अलीम डार साहब के नाम था, तो पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ वो ले आए हैं। इससे कबल सबसे ज़्यादा 209 एक रोज़ा मैचेस की सुपरविजन जो की थी उसका एजाज़ जनूबी अफ्रीका के रडी कर्जन के पास था, लेकिन अब अलीम डार के नाम हो चुका है। ये एजाज़ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अलीम डार के जानिब से तमाम जो उनके चाहने वाले हैं और उनके जो फैंस हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने इस मौके पर अल्लाह का भी शुक्र अदा किया। मैं 210 वर्चुअल मैचेस करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ICC का, अपने तमाम पुलिस का, अपने तमाम फ्रेंड्स का, अपने क्लब PNT जिमखाना का और तमाम मीडिया के लोगों का जो मेरी कोई भी परफॉर्मेंस होती है आप उसको हाईलाइट करते हैं। तमाम पाकिस्तानियों का जो हमेशा से आप मेरे लिए दुआ गो रहते हैं। मैं इस मौके पर अपने वालिदैन को मिस कर रहा हूँ जो इस दुनिया में नहीं है और रेस्ट ऑफ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट के बगैर जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं वो नामुमकिन थी। तो जी इमदाद साहब ने शुक्रिया भी अदा किया और इसके साथ साथ जो फैंस हैं वो भी कल सोशल मीडिया पर खूब उनकी तारीफ़ें करते रहे। हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से भी उनको खराज तहसीन पेश किया गया, PCB की जानिब से भी, और उन्होंने PCB ने कांग्रेचुलेट किया अलीम डार साहब को। ICC अंपायर ऑफ द ईयर 3 दफ़ा वो नाम हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ जो ट्विटर पर लोगों ने उनकी तारीफ़ें की हैं उसमें हसनैन रज़ा हैं, उन्होंने उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान करार दिया है। फिर आमिर हयात, ज़बीउल्लाह, मोहम्मद ज़ैन ने भी उनकी तारीफ़ की है, कांग्रेचुलेशंस किया है उनको। फिर ऑनर फॉर पाकिस्तान करार दिया है हॉक्स ने। और इसके अलावा इंस्टा जो है इंस्टा @फैज़ान, वो भी एक ट्विटर हैंडल उनका यूज़ कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। फिर MHA स्पोर्ट्स न्यूज़ की जानिब से भी ये कहा गया है कि हिस्ट्री क्रिएटेड अगेन बाय अलीम डार। तो बेसिकली जी अलीम डार वाकई एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं और प्लेयर रहे, और अब जब अंपायर बने तो वो भी उन्होंने एक ज़बरदस्त इसमें यादगार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। वर्ल्ड कप्स उन्होंने सुपरवाइज़ किए हैं। इसके अलावा जो आपके सामने एक लंबी स्ट्रीक है जी परफॉर्मेंस की, और इसी तरह उम्मीद करते हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, और इस वक्त जो सीरीज़ जा रही है जी जिम्बाब्वे के साथ, वो पाकिस्तान के नाम हो चुकी है। दूसरा वनडे भी पाकिस्तान ने जीत लिया है, 3 मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान के नाम हो चुकी है। 6 विकेट से पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज़ जीत ली, 0-2 से अब ये सीरीज़ पाकिस्तान के नाम हो चुकी है। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की जानिब से जो टारगेट था 207 का, वो 4 विकेट्स के नुकसान पर बासानी 35.2 ओवर्स में हासिल कर लिया, और कप्तान बाबर आजम ने नाकाबिल शिकस्त शानदार निसफ सेंचुरी स्कोर की, जबकि इफ्तिखार अहमद ने जी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 5 विकेट्स लिए हैं। तो इस पर बात करेंगे परफॉर्मेंस कैसी है और आइंदा कैसे देख रहे हैं हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। सीनियर तजियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अब्दुल सत्तार हाशमी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल सत्तार साहब, जिस तरह से हमने बात की कि पाकिस्तान ने ये सीरीज़ तो अपने नाम कर ली, अभी तक एक मैच बाकी है, अभी तक आप क्या देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है? होम ग्राउंड है, क्राउड भी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं जो अभी तक पाकिस्तान ने दिखाई है? देखिए जी, जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो पहला जो मैच वनडे का रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान, उसमें मैं माजरत के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी वो बिल्कुल एक क्लब लेवल की इनिंग्स थी, उसमें कोई आलमी मयार का टच नहीं था। अच्छा। और अगर मतलब 46 ओवर तक जिम्बाब्वे जो है वो मैच अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। आखिरी ओवर में शाहीन ने और वहाब ने फिर वो एक्सेल किया और उसमें उन्होंने वो उनको आउट किया।
तो जिसकी वजह से 26 रन से ये फतेह मुमकिन हुई। इस पर बड़ी तनकीद हुई, बफरीन ने अच्छा खासा लताड़ा और फिर उसका असर हमने देखा कि सेकंड वनडे मैच में पाकिस्तान वापस आया मैच में, और कल के मैच में इन्होंने अपनी जो वर्ल्ड क्लास इनिंग्स है वो दिखाई और एक खासा जिसे हम कहते हैं ना कि एक इम्तियाज जो पैदा करने की कोशिश की और वो नजर आया। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ ना, पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे बोर्ड में दे दिया जाए और राइट। हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली पहले मैच में क्लब लेवल की क्रिकेट देखने में आई, कहाँ पर खामी कहाँ पे नजर आई आपको, बैटिंग में या बॉलिंग में या ओवरऑल पाकिस्तान की टीम डिफेंसिव खेली? क्योंकि मैंने ये देखा जो ओवरऑल सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे थे वो ये था कि डिफेंसिव खेल रही है पाकिस्तान की टीम, ऐसे वाकई देखा आपने भी? डिफेंसिव ही है क्योंकि मिसबाह डिफेंसिव क्रिकेट खेली उन्होंने और यहाँ भी डिफेंसिव ही सारा कुछ था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने डिफेंसिव क्यों खेला या पाकिस्तान ने नए लड़कों को मौका क्यों नहीं दिया। जी 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 हाशमी साहब, हाशमी साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, अब हम उनसे बात करेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे कि किस वजह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम डिफेंसिव खेली और क्या हुआ ऐसा कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं रही कि जो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। अगर बात करें कल के मैच की तो पाकिस्तान की पहली विकेट जी 68 रन पर गिरी थी। ओपनर आबिद अली 22 रन बनाकर परवीन लौट गए। इमामुल हक जिनकी बहुत बात की जाती है कि वो कैसे बैट्समैन हैं, किस तरह से वो खेल रहे हैं, ऑब्वियसली ओपनिंग वो करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने 61 गेंदों पर 49 रन की इनिंग्स भी खेली। डिफेंसिव क्योंकि मिसबाह हक भी हैं, वो इस वक्त हेड कोच भी हैं, उनकी ही स्ट्रेटजी होती है डिफेंसिव क्रिकेट खेलना। तो ये क्या इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है कि पाकिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड भी जाना है तो फिर क्या यही अंदाज आगे पाकिस्तान को कामयाब करवा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल उसके उलट होगा। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और साउथ के दौरे जो है ना वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट। तो ये तीनों मुल्क जो है ये तो फास्ट क्रिकेट खेलते हैं और मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं और 2020 की क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी 2020 की क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग अभी भी जो पहला वनडे हमने खेला है वो हमने 80 की दहाई का खेला है, दूसरा वनडे जो हमने खेला है वो 90 की दहाई का खेला है। अभी हम बहुत पीछे हैं, हमारे मतलब वो चीजें नहीं है जो इस मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये माजरत के साथ है। और पिछले 5 सालों से हम तश्कील 9 के दौर से गुजर रहे हैं और अभी तक तश्कील 9 ही है। हर साल हम कप्तान बदल देते हैं, हर साल 1-2 लड़कों को नया ले आते हैं और माइंड सेट हमारा वही का वही है जो चला आ रहा है। सही। तो बेसिकली सत्तार साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आगे न्यूजीलैंड का दौरा है तो फिर क्या ऐसी चेंजेस होंगी? क्योंकि पूल तो यही है प्लेयर्स का हमारे पास, इफ्तिखार अहमद को मौका दिया जाता है, इसके अलावा रिजवान हैं, सरफराज को रखते हैं या नहीं रखते बात की बात है, फिर आपके पास जो वहाब रियाज हैं, जो बॉलर्स हैं और जो बैट्समैन हैं, जो ऑलराउंडर्स हैं, पूल तो हमारे पास यही है। कितना चेंज कर लेंगे 2 महीने में पाकिस्तान की टीम, कितना ज़्यादा आप इनकी मूड को चेंज कर लेंगे और आप कहें कि जी डिफेंसिव से एग्रेसिव हो जाएँ या T20 स्टाइल में खेलें, ये क्या पॉसिबल है 2 महीना में? नहीं, देखें इसमें मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत जरूरी होता है, वो नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं कि सरफराज अहमद को कप्तानी से क्यों हटाया गया? अभी उन्होंने डोमेस्टिक मैच में बहुत अच्छे रन किए हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस साबित कर रहे हैं। आप एक साबिक कप्तान को जिसने 11 सीरीज में मुसलसल कामयाबियां हासिल की हैं और उसके बाद पाकिस्तान को नंबर 1 T20 में बनाया, आप उनको कंसीडर करते हैं, इंग्लैंड ले जाते हैं और तीसरे मैच में जाकर उनको खिलाते हैं, इस तरह से बेइज्जती होती है। वो लड़का जो था वो जमकर खेलने वाला था और लड़ाने वाला लड़का था, लड़ाने वाला कप्तान था, तो उसको आपने बाहर बिठा दिया। अब न्यूजीलैंड जाएंगे, आप उसको साथ लेके जाएंगे तो वहां जाकर उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। और बाबर आजम के पास तो अभी कोई तजुर्बा ही नहीं है और न्यूजीलैंड में जाकर वो क्या खिलाएंगे टीम को? बेशक वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन इतने अच्छे अभी कप्तान नहीं है। हाशमी साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ऑब्वियसली भी नए कप्तान हैं, उनको भी टाइम लगेगा, तो जो नए प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जो अभी तक हमने देखा है, मोहम्मद मूसा का कल डेब्यू था, उन्होंने भी कल खेल 2 विकेट लिए। इसके अलावा हमारे पास इफ्तिखार अहमद हैं, उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है लेकिन कल उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दे दी। पाकिस्तान में तो हमने ये देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस देते तो अगले 5 से 10 मैच तो पक्के हो जाते हैं आपके, तो कल उन्होंने 5 विकेट्स ले लिए। अब आपको क्या लग रहा है जो तनकीद थी वो थोड़ी कम हो जाएगी इफ्तिखार पर? खिलाया जाता है, लेकिन कल उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं और ये उन पर मुस्तकिल एतमाद का नतीजा है। मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में जो एवरेज है वो 50 है और स्ट्राइक रेट 90 है। उन 4 में पहला नाम कोहली का है, दूसरा डिविलियर का है, तीसरा फखर जमान का है और चौथा इफ्तिखार का है। तो इफ्तिखार मेरिट पर खेल रहे हैं, आप उनको मुसलसल खिलाएं, उनको एतमाद दें, वो आपके लिए अच्छा ऐसा साबित होंगे क्योंकि वो बैट के साथ भी इंसाफ करते हैं और बॉल के साथ भी इंसाफ करते हैं। सही।
इसके अलावा जिस तरह से हम सितारा हाशमी साहब बात कर रहे हैं, मोहम्मद मूसा का अगर हम जिक्र करें, 2 विकेट्स कल उन्होंने भी लिए, उनके भी अभी करियर का आगाज़ है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मूसा जो है ना वो अभी छोटे बच्चे हैं, उनको साथ लेकर रखें, ग्रूम करें उनको, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग की तरफ आएंगे। आप ये देखिए ना, नसीम शाह को आप लेके आए हैं, ऊपर तले उनको मैच खिला दिए और वो जख्मी होकर बाहर हो गए हैं। इसी तरह आप शाहीन शाह के साथ भी यही कुछ कर रहे हैं कि मुसलसल क्रिकेट खिलाई जा रही है। फास्ट बॉलर को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। तो मूसा के साथ इस तरह का सलूक ना करें। मूसा को आप लेकर चलें, वो 2 साल के बाद आपका बॉलर बनेगा और वो उसके बाद उसकी क्लास जो है वो शुरू होगी। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आपने हैदर अली को 11 जो है ना हमारी प्लेइंग, हैदर अली तो अच्छा खेल रहे हैं, बनाना होगा आपको। मूसा को आप साथ लेकर चलें, 2 मैच खिला लिए, 2 हटा दिए, फिर 1 मैच खिला लिया, इस तरह। राइट, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की और आइंदा जो आने वाले दिन हैं उनमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। होम ग्राउंड पर तो पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है, डिफेंसिव अंदाज है और इसमें उन्होंने बताया कि ये तमाम जो तरीकाकार है ये आगे जाकर नहीं चल सकता और आगे जाके पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में भी जाना है, फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलना है, तो हम तब देखते हैं कि पाकिस्तान का ये स्टाइल कैसा रहता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार हाशमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक जी, और वेलकम आपको जी सिमल। थैंक यू वेरी मच। कहाँ रह गई थी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? दुआ करें सुबह सुबह किसी की गाड़ी खराब ना हो। अच्छा, और गाड़ी खराब होने के बाद आपको कोई जैसे कहते हैं ना कि ट्रांसपोर्ट भी ना मिल रही हो, फौरन तो नहीं मिलती, रास्ता भी ना हो रहा हो, एग्जैक्टली, तो फिर बंदा थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। चलें देखिए, लोग मिस कर रहे थे आपको कि कहाँ रह गई आज अचानक, अकेला क्या हो गया? आई एम श्योर आपने अपनी रिस्पॉन्स, मैं देख रही थी ऑनलाइन, देख रही थी कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे तरीके से निभाई है। चलें, उम्मीद करते हैं कि गाड़ी आइंदा से भी आप खैरियत से सही चलती रहे, और जो लोग हैं ये बड़ा ज़रूरी होता है कि घर से जब आप निकलें, ये भी एक आपके लिए लेसन है कि एक दफ़ा चेक जरूर कर लें। लेकिन यू नेवर नो, मतलब मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है और एकदम से बंद हो गई। अच्छा। पेट्रोल भी था, टायर्स ठीक थे, बैटरी अभी नई न्यू चेंज हुई है, सो अपेरेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, बस रास्ते में उसने साथ छोड़ दिया और मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया और दफ्तर आ गई। ये भी अच्छा किया आपने। ये सिचुएशन हुई है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस के हवाले से। एक दफ़ा फिर से ये तशवीश पाई जा रही है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हर रोज़ का जो फिगर है वो ज़्यादा हो रहा है। और अब आप देखें कि 1000 क्रॉस कर चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1123 नए केसेस रिपोर्ट हुए और इसके साथ ही मुतासरा कुल तादाद जो है वो अफराद की 3,35,093 हो गई है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 17 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद भी 6,823 हो चुकी है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के सबब जो अमवात हुई हैं, मरने वालों की मजमूई तादाद भी बढ़ चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस पर बिल्कुल फॉलो अप करेंगे SOPs को, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर इस तरह से केसेस बढ़ते गए तो फिर मामला मजीद बिगड़ भी सकते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 3,15,016 मरीज अब तक सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें, यानी वो केसेस जो कोरोना पॉजिटिव हैं और अभी रिकवर कर रहे हैं, उनकी तादाद 13,242 है। इस्लामाबाद में ये तादाद 20,069 है, पंजाब में 1,04,554, सिंध में 1,46,331। ये वो केसेस हैं जो अब तक कोरोना का शिकार हुए। KPK में 39,649, जबकि बलूचिस्तान में 15,954 है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में बात करें तो 4,279 और आज़ाद कश्मीर में 4,237 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। और अब तक जो पंजाब में 2,365, सिंध में 2,631 अमवात भी हो चुकी हैं। KP में अमवात की तादाद 1,279 है, इस्लामाबाद में 222, बलूचिस्तान में 151, GB में 92 और आज़ाद कश्मीर में अब तक 95 अमवात हो चुकी हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना से बचाव के लिए अब दोबारा से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना ज़रूरी होगा। बाज़ारों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में SOPs और मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। और ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप किसी रेस्टोरेंट में किसी शॉप में एंटर हो रहे हो तो इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मास्क तो वो आपको बाहर निकाल देते हैं। ये है वो रिट जिसका हम बार बार डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए और वो नज़र भी आ रही है। दिस इज़ द सेकेंड वेव और अब चूंकि विंटर्स भी स्टार्ट हो गई हैं, दीगर इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं वो भी अटैक कर रही हैं। स्मॉग भी आ गई है, फिर वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड भी होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप सिर्फ मास्क पहनेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे तो आप अपनी सेहत का बाखूबी और बड़े बेहतर अंदाज में ख्याल रख सकते हैं।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि कोरोना इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त फैल चुका है, सेकंड वेव आ चुकी है पूरी दुनिया में, इस वक्त बहुत से मसाइल और भी सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन हो रहे हैं इंग्लैंड में, स्पेन में दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन, और इसके साथ साथ मज़ीद भी एक्सटेंशन मिल रही है डेट्स की। तो आलमी वबा कोरोना के बाइस अब तक दुनिया में अगर बात करें तो 4,63,73,777 अफराद मुतासर और 12,193 अफराद अब ततक इससे हलाक हो चुके हैं। बिल्कुल, सेहतियाब की तादाद 3,34,83,516 है और 1,16,90,068 एक्टिव केसेस हैं। अमेरिका इस वक्त नंबर 1 पर है, जहां अमवात की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी, बल्कि मुतासर अफराद की तादाद 94,02,000 तक पहुँच बहुत ज़्यादा नंबर। और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है। और इंडिया में इस वक्त अमवात की तादाद 1,22,190 है, जबकि 81,82,000 अफराद जो है उस पर इस वायरस की तशखीस हुई है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं जी। और स्मोक की अगर हम बात करें तो स्मोक भी एक बहुत इशू है, जो कि देखिए जिस तरह से आप पहले बात करी थी कि कहीं पर कोरोना है, फिर सीजनल जो चेंज फ्लू हो रहा है, उसके अलावा भी लोग बीमार हो रहे हैं, फिर स्मोक है। इन सब चीज़ों से हमने लड़ना है। इन सब चीज़ों से हमने लड़ने का या फिर डिफेंड करने का अपने आप को एक ही तरीका है कि आप मास्क अगर पहन लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो करना है वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है स्मोक के ऊपर या फिर कोरोना के ऊपर जो भी SOPs बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रही है। अगर आप बात करें खुसूसन इस वक्त स्मोक की, तो स्मोक इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में ले रही है। स्पेशली पंजाब के जो इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक है। स्पेशली अगर बात करें तो इंडेक्स जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल, लाहौर के बहुत से इलाके बर्निंग स्मेल शाम होते ही आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हवा में आलूदगी की शरह जो है वो 80 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, जबकि इस वक्त अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो 313 फी क्यूबिक माइक्रोग्राम है, और अगर रिहायशी एरियाज़ की बात करें तो 287, अपर माल की बात करें 217, यानी कि 200 क्रॉस कर चुकी है, जो कि अंडर 80 होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि स्मॉग अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई है। स्मॉग के लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, यानी कि अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि अपनी आँखों को कवर्ड रखें। रात के या शाम के औकात में अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि स्मॉग है तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और सबसे बेस्ट पता है क्या है अबू सर, घर से बाहर ना निकलें। एग्जैक्टली, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप ये फील करेंगे, पंजाब के खासकर बेशतर शहरों में ये मामला इस वक्त ज़्यादा है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक स्मॉग सी नज़र आती है। जो स्मोक है और फॉग है उसका मिक्सचर है। स्मॉग बड़ी ये डेडली हो सकती है, आपके एलर्जी से हो सकती हैं, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, आपको एज़मा अगर प्रॉब्लम है तो भी और मसाइल आपके आ सकते हैं। फिर आप कंफ्यूज भी कर जाते हैं कोरोना से, स्मॉग से और सीजनल फ्लू से। तो आप इन सब चीज़ों को अलग अलग लेकर चलें, लेकिन इनका जो हल है वो एक ही है कि अगर आप मास्क पहनते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपना ख्याल रखें, तो ओवरऑल आप इस तमाम जो वबाई बीमारियाँ हैं इनसे आप बच सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए आपने ये भी देखना होगा कि किस तरह से आप बचते हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसको भी देखना होगा कि 5 साल हो चुके हैं, आपने देखा कि 5 साल हो चुके हैं, स्मॉग का एक इशू चल रहा है। अब स्मॉग का इशू 5 साल से चल रहा है, मैंने ये नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कोई स्टेप लिया हो। आप देखें कि भट्टा बंद कर दिए, आपने देखा फैक्ट्रीज को बंद कर दिए, हल नहीं। अब सर आलूदगी की वजह से, धुएं की वजह से, क्रॉप्स बर्निंग की वजह से अभी आप खुद इफेक्ट हुए थे स्मॉग का। लास्ट वीक पूरा ऐसी ही वाज टोटली फाइन जिस दिन हमने लास्ट शो किया, और उसके बाद 2 दिन तक मतलब अबू सर मुझे वॉइस नोट भेज रहे हैं कि ये मैं फुल जोर लगाकर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं निकल रही। सो दैट व्हाट हैपेंड अगर आप इफेक्ट हो जाए स्मॉग से। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन जो है वो पंजाब के एक डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया, और मैं खुश हो रही थी कि चलें इस तरह के डिसीजन जो है वो अप्रिशिएट करने चाहिए कि लाहौर में जो स्मॉग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, तो वासा ने ये डिसीजन लिया है कि उसके मुलाजिमीन और जितने अफसरान हैं, हर ग्रेड का ऑफिसर एक दिन हफ्ते में जो है वो साइकिल के ऊपर दफ्तर जाएंगे। एक सिंबॉलिक इकदाम है ये जो उन्होंने उठाया है कि अलामती तौर पर हम जो है वो पोल्यूशन में अपना हिस्सा कम करें। देखिए, अब ये तो बड़ी एक रिस्की है बात, जस्टिस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ये है कि वो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि जब वो साइकिल पर जाएंगे बाहर तो फिर होगा क्या कि वो ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं स्मॉग के। तो एक ही हल है कि अगर आप साइकिल चलाकर में अपना हिस्सा तो कम करेंगे ना, एटलीस्ट अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग। अपना हिस्सा वो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एहतियात करें। मास्क अगर नहीं पहना हुआ तो फिर इसका नुकसान हो सकता है। Obviously they are wearing masks ना, मास्क तो वो पहनेंगे। आपकी हेल्दी एक्सरसाइज भी है साइकिल चलाना, और देखिए अफसरान से लेकर तमाम मुलाजिमीन तक बस जरा ध्यान से चलाइएगा, और जिनको नहीं आती वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। आपको याद होगा लॉकडाउन में साइकिलिंग बहुत ज्यादा अरूज पर चली गई थी, लोग खुद से, तब तो बड़ा हेल्दी भी था, क्योंकि लॉकडाउन था तो लोग
साइकिलिंग करने निकल पड़ते थे एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए। स्मोक वैसे भी नहीं थी ना तब, इतना ज़्यादा आलूगी भी नहीं थी। सोशल डिस्टेंस और आप जो है वो अपना इतनी सारी अगर देखें ना, ये गाड़ी अच्छा वैसे ये जो इन्होंने आते होते तो सोचिए कितना धुआं उन्होंने एक दिन के लिए, ये जो तरीकाकार इन्होंने अपनाया, ये गवर्नमेंट अगर करती है इसको इन्फोर्स अगर इसको तरीके से, तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हो सकता है कि ओवरऑल सब डिपार्टमेंट को आप ये करवा दें कि सब डिपार्टमेंट एक एक दिन हफ्ते में ऐसे अपने ऑफिस आएँ, तो ओवरऑल आप अपना पार्ट तो प्ले करें ना स्मोक में कमी से या फिर एनवायरनमेंट को बेहतर करने में। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे इन्फेक्शियस डिजीजेस की, वायरल इन्फेक्शंस की, कॉमन कोल्ड की, और सबसे ज़्यादा कोविड-19 का खतरा जो मौजूद है और सेकेंड वेव इसको कहा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर नसीम अख्तर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की। उन्हें खुशामदीद कहेंगे, इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। डॉक्टर साहिबा, कोविड-19, कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्मॉग, इतने सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब विंटर स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गए हैं। अब कोरोना की जो सेकेंड वेव का जिक्र किया जा रहा है, इट्स गोना बी वेरी मिक्सड अप एंड कंफ्यूज्ड सिचुएशन कि अगर आपको कॉमन कोल्ड भी है, आपको नज़ला ज़ुकाम है, तो आप समझेंगे कि शायद कोविड-19 है, लेकिन उसी तरह से केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए। क्या सिचुएशन देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सिचुएशन कुछ इस किस्म की है कि पिछले 2 से 3 हफ्ते में जो कोविड के केसेस हैं उनमें हमें काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है, और ज़्यादातर लोगों की अलामात में गला ख़राब होना, बुखार और जिस्म में दर्द की शिकायत आम है। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि जो कॉमन कोल्ड है या इन्फ्लुएंज़ा है और जो कोविड वायरस है, इन सब की जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में मिलती जुलती हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये आम नज़ला ज़ुकाम है, कॉमन कोल्ड है, या फिर ये कोविड की अलामात हैं। तो इसमें 1-2 बातें हैं जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है जानना। वो ये है कि जो फ्लू वायरस होता है या जो इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है वो इतना ज़्यादा कंटेजियस नहीं है जितना कि कोविड-19 का वायरस है। यानी ये एक वक्त में कई लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है। जो भी एक क्लोज इन्वायरमेंट में होते हैं तो उनको ये वायरस बहुत जल्दी मुंतकिल हो जाता है। यानी इसका जो कंटेजियसनेस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट अलामत है वो जो देखी गई है कोविड वायरस के साथ, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस और कॉमन कोल्ड के साथ नहीं है, वो ये है कि कुछ लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल हो जाता है, जी। जो कि आमतौर पर आम वायरसेस में नहीं देखा गया। सो ये छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नज़ला ज़ुकाम आम तौर पर कोविड-19 का फीचर नहीं है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हों और रनी नोज़ हो, आंखों से पानी बह रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद कोविड-19 नहीं है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि कोविड-19 वायरस की अलामात और जो कॉमन कोल्ड है या इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी दोनों शामिल हैं, काफी ज्यादा हद तक ओवरलैप है। आपने जिक्र किया है कि इन्फ्लुएंजा ऑब्वियसली और कोविड के दरमियान तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब एक और मामला चल रहा है, वो है स्मॉग का। स्मॉग की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है पंजाब के खुसूसन शहरों में। जो सेंट्रल पंजाब है उधर बहुत मसला बन गया ये कि यहाँ पर आपने देखा कि स्मॉग की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। वो भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि शायद स्मॉग है या कुछ और है, तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? उसमें भी आमतौर पर देखिए उसमें ज़्यादातर लोगों को खांसी लग जाती है, गला ख़राब हो जाता है, और आपको पता है कि ये तो एक एलर्जिक जो मैनिफेस्टेशन है ख़ास तौर पर वो ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से एस्थमेटिक हैं या जिनको लंग की कोई और डिज़ीज़ है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि इस तरह के इन्वायरमेंट में वो बहुत जल्दी सेकेंडरी इन्फेक्शंस को कैच कर लें। यानी खुश्क खांसी का होना, गला ख़राब होना। लेकिन अगेन वही बात है कि कैसे डिफरेंशिएट करें, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दोनों चीज़ें ओवरलैप कर सकती हैं अनलेस कि आप कोविड-19 का टेस्ट करके ये बता पाएँ कि इस पेशेंट को कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं है। सो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, ख़ासतौर पर सर्दी के मौसम में और स्मॉग के सिचुएशन में इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो वल्नरेबल लोग हैं वो यकीनन इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो मेरी राय तो ये है कि जो भी आवाम है हमारी, उनको जो हमारी रूटीन की प्रिकॉशंस हैं जो कोविड-19 के लिए हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मास्क का पहनना और बार बार हाथ धोना और सफाई का ख्याल रखना और बाकी लोगों से बीमारी की सूरत में दूर रहना, यही वो बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर अमल करके हम ये बहुत सारे जो वायरसेस हैं इन सब से बच सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर एक और बात है कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है उसके लिए वैक्सीन मौजूद है जी। जो भी लोग हैं, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, ख़ास तौर पर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज के लोग हैं या छोटी उम्र के बच्चे हैं,
या ऐसे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं और सांस की बीमारियां हैं ख़ास तौर पर, तो उनको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए ताकि जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है कम से कम उससे बचा जा सके और बाकियों के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लू शॉट्स मौजूद हैं, जो वैक्सीन फ्लू की होती हैं वो आप लगवा सकते हैं और अपने आप को सेव रख सकते हैं। कोविड-19 की सेकेंड वेव का अगर जिक्र करें तो ऐसा क्या हुआ कि केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए? पाकिस्तान की तारीफ दुनिया भर में हुई, इवन WHO ने भी रिकग्नाइज़ की हमारी इन तमाम एफर्ट्स को कि हमने फर्स्ट वेव जो थी उसमें बहुत कंट्रोल रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा नंबर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा। लेकिन अब दोबारा से नंबर बढ़ना शुरू हो गया, कहाँ 300-400 डेली केसेस थे, अब 1000 प्लस होना शुरू हो गए। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है? क्या लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे, या जो सेकेंड वेव है वो एक दफ़ा फिर से, वो जैसे कहते हैं ना कि वापस आके दोबारा से स्ट्रॉन्गर अटैक आया है जिसकी वजह से अब हमें बचकर रहना होगा और ज़्यादा कॉन्शियस होना होगा फिर से? सही बात आप कह रही हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें सेकंड वेव इस वक्त आ रही है और ये किसी हद तक एक्सपेक्टेड भी था कि शायद सेकंड वेव आए और मे बी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया और नंबर्स काफ़ी हद तक गिर गए थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा हमारी तरफ से भी है कि नेग्लिजेंस कहना चाहिए कि आवाम की तरफ से, और हम सबको मिलजुल कर जो प्रिकॉशंस को कंटिन्यू करना चाहिए था। प्रॉबेबली उन SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका, थोड़े से हम कैजुअल हो गए एज अ नेशन। आपने जिक्र किया कि SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं किया गया, ऑब्वियसली तभी ये सब मामला हुआ है। लेकिन ये एक चीज़ फिनोमिना है कि ये आखिर सेकेंड वेव आई क्यों है? मतलब पूरी दुनिया में हो जाए, कहीं पर लॉकडाउन या जो भी था, ये क्या आनी ही थी? क्या इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी कि मतलब ना आती, या फिर क्योंकि ये पहले बात ही की जाती थी कि सेकंड वेव ज़रूर आएगी, इसमें कोई शक नहीं था? यानी कि जी देखिए, जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें ये चांसेस होते हैं कि रिकरेंस भी हो जाए और सेकंड वेव भी आ जाए, तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसा मुमकिन था और शायद दुनिया के बहुत सारे लोग इसको एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि सेकंड वेव आएगी। लेकिन बात वहीं पे आती है दोबारा से कि प्रिकॉशंस पे जितना ज़्यादा अमल दरामद होगा, जितना ज़्यादा हम केयरफुल होंगे, इसको दोबारा से हम जल्द कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम अपने एटीट्यूड में तब्दीली ना लाए तो यकीनन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में हमें अफेक्ट करेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहिबा, इम्यूनिटी अगर बेहतर हो तो कहते हैं कि आप बहुत से वायरल इन्फेक्शन से खुद ही अपने आप को बचा लेते हैं। इवन कोरोना में भी आपका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। सो इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? ज़रा 3-4 टिप्स जो आप हमारे नाजरीन को इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें, वो क्या होंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जी। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट अच्छी है और जो जनरल प्रिकॉशंस या जो हम डाइट के लिए सब लोगों को हिदायत देते हैं कि उस पर अमल दरामद करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वही चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकती है। यानी हम डेली वॉक करें, हमारी डाइट अच्छी हो, उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल हो, इनएक्टिविटी का जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने से जो इम्यूनिटी में बूस्ट अप आता है वो ही पॉसिबल है। अदरवाइज कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट मैं नहीं कहूँगी कि वो बेसिकली एक हेल्दी डाइट रखें और मुतवाज़न खुराक खाएं, इम्यूनिटी बेहतर करें और जूसेस पिएं, अच्छा खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलड्स, तो इंशाल्लाह ताला इम्यूनिटी बेहतर रहेगी और आप ऐसी वबाई बीमारियों से बचे भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बताया कि प्रिकॉशनरी मेजर हो रही है, उसके साथ साथ एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप हेल्दी और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, ये आपने भी कहा और डॉक्टर साहिबा ने भी कहा। मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? बहुत से लोग हैं जो हम डेली रूटीन में मिलते हैं वो सब्जियां नहीं खाते, बहुत से लोग हैं जो चिकन या गोश्त नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, मतलब बैलेंस नहीं रखते। एक चीज़ दालें खाते हैं तो बस फिर वही खाते हैं, सब्जी खाते हैं तो उसी तरफ चले जाते हैं, वो सैलेड्स में चले जाएं। मतलब आपको बैलेंस रखना है और आपकी पूरी ग़िज़ा में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट प्रोटीन का है और प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है वो या तो मीट है या अंडा है। बिल्कुल। और अंडे के बारे में आपने वो बचपन में सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उसकी एक बड़ी वजह है, कभी हम डंडे भी बना देते थे रोज खाओ डंडे, लेकिन अंडा जो है वो बड़ा खाना बड़ा चीज है कि देखिए अंडा इसलिए एक बड़ी जबरदस्त मुतवाज़िन खुराक है। कितने मजे के बॉइल्ड एग्स लग रहे हैं मुझे, एक्चुअली मुझे भूख लग गई। तो बड़ी बाकी मजे की हैं। वो होता क्या है जी सिंपल के मेरे ख्याल में अंडा बेसिकली एक देखें उससे एक लाइफ निकलती है। आप चिकन है वो अंडे से बना है, ठीक है ना, तो आप देखें कॉन्सेप्ट की वजह से अंडा नहीं खाते। नहीं, आप ये देखें कि उसके अंदर सब कुछ है फॉर अ लाइफ।
हाँ, तो अगर आप exactly. अगर अंडा खाते हैं तो फिर उससे क्या होगा कि मतवाजन हेल्दी खुराक होगी और दुनिया के भर के लोग इसको खा रहे हैं सुबह नाश्ते में या किसी टाइम भी आप खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली आप एक हेल्दी डाइट जिसमें आप मतवाजन खुराक जिसे कहते हैं वो खाएंगे तो इंशाल्लाह बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अच्छा, नॉर्मली ये जब किसी से पूछा जाता है ना कि तो आपको कुकिंग आती है, तो आप आगे से कहो कि नहीं, तो वो आगे से कहते हैं अंडा बनाना आता है। दैट मींस कि अंडा बनाना इज दैट सिंपल, और वो मुझे भी आता है। सो पकाने में इंतहाई आसान है, वेरी नाइस, और जेब पर भी हल्का है, प्रोटीन से भरपूर है। तो इंसानी नशोनुमा के लिए इसमें जो ज़रूरी तमाम अज्जा हैं, जैसे अबूज़र ने भी जिक्र किया, वो इसके अंदर हैं। और अब फ़वाइद का अगर हम जिक्र कर लें तो कुछ लोग तो ये कहते हैं नाश्ते में अंडा ना हो तो नाश्ता अधूरा सा लगता है। फिर मौसम सरमा में रात या शाम के औकात में आप चाय के साथ बॉयल करके खा सकते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं या अगर सर्दी लग जाए बच्चों को तो कहा जाता है कि थोड़ा सा हल्का हाफ बॉयल एग जो है वो अंडों बच्चों को दें तो उससे वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, तो बेसिकली देखिए कि बच्चों को और बड़ों को इसको खाना ज़रूर चाहिए। अब हम आपको बता दें कुछ इसके फ़ायदे हैं क्या, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसको अगर आप खाते हैं तो अंडे की जर्दी में ल्यूटीन का एक बेहतरीन ज़रिया होता है। ये एक रोगन है जो नज़र को बेहतर बनाता है और आँखों की बीमारी के ख़तरात को भी कम करता है। यानी कि अगर आपने अंडा खाया तो आप आँखें भी बेहतर हो सकती हैं। बेनाई जल्दी बूढ़ा नहीं होता इंसान अगर हर रोज़ एक अंडा खाए, तो जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या जो आप डल होना शुरू हो जाते हैं विद द एज, वो कम हो जाएगा। जल्द पर पड़ने वाले जो स्पॉट्स हैं आंखों के गिर्द, जो झुर्रियाँ हैं, और इसके साथ साथ फ्रेशनेस है उसको मेंटेन रखता है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कुदरती अज्जा के बायस आपकी जिल्द भी बेहतर रहती है, पुरकशिश भी रहती है। तो बेसिकली फॉर हेल्दी स्किन एक अंडा आप ज़रूर खाएँ। इसके अलावा विटामिन डी से भरपूर होते हैं जी अंडे में 20 मिलीग्राम फॉस्फोरस और 45 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों को भी मजबूत रखता है। सब्जियों और सैलेड के साथ अगर आप खाएंगे तो इसमें विटामिन ई की मिकदार बढ़ जाएगी और दीगर विटामिन्स और मिनरल्स बेहतर तौर पर खून में जज्ब होंगे, जिसका नतीजा आपको अपनी बेहतर रंगत की सूरत में नजर आएगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अंडों के साथ नाश्ते में कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर जिस्मानी वज़न में दुगना तेज़ी से कमी आ सकती है। यानी कि ये वज़न भी कम करने में आपकी मदद दे सकता है। और इसके ख्वाहिशमंद जो भी अफराद हैं वो अंडों को अगर अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो थोड़े टाइम पे हेल्दी डाइट रखकर वो अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर में 6 माह की एक तहकीक से ये बात भी सामने आई कि रोज़ाना एक अंडा खाने से मुनासिब ग़िज़ा की कमी का शिकार बच्चे भी मुमकिना तौर पर मामूल का कद हासिल कर सकते हैं। ख्वाह ये अंडे हाफ फ्राई हों, उबले हुए हों, तले हुए हों, ऑमलेट की शक्ल में हों या आलूओं के साथ मिलकर भुजिया की सूरत में हो। अंडा खाना है किसी भी फॉर्म में इसको अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका फायदा होगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी ये देखना चाहिए कि अंडों के रेट ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि अंडे बड़ी जेब पर हल्के हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन पहले तो मैंने देखा था 200 रुपए दर्जन, एग्जैक्टली कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि अंडों की कीमतें ही बढ़ गई थी। तो खुदारा अंडों की कीमतें ना बढ़ाएं, क्योंकि इसमें एक अच्छी ग़िज़ा है, पूरी मुकम्मल ग़िज़ा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके रेट भी बढ़ेंगे। 60 रुपए थे अब ठीक हो गया। अब सर्दियां तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि रेट नहीं बढ़ने चाहिए। और आगे से सर्दियाँ भी आ रही हैं, आपने सर्दियों में वो है ना बड़े गर्म अंडे बड़े मशहूर हमारी मार्केटों बाजारों में बड़े बाजारों में फिरते मिलते हैं, बॉइल्ड एग्स मिल रहे होते हैं। बट कोशिश करें कि आप खुद घर पर करें और ख़ुद जो है वो बच्चों को भी खिलाएं। और ये तस्वीरें देखने के बाद तो मैं अपने प्रोड्यूसर को कहने वाली हूँ कि फ़ौरन से हम जो ब्रेक पर जाने, तो ब्रेक में हमारे पास यहाँ टेबल पर अंडे आने चाहिए, बॉइल्ड एग्स आने चाहिए जो इस पिक्चर्स की तरह लगे, ताकि हम भी एनर्जी लें और फिर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएं। एक ब्रेक, फिर आते हैं। मियाँ बीवी ने एक अजीम कारनामा किया है जी। स्क्रेंट का ये एरिया है जहाँ आप एजुकेशन का जिक्र कर रहे हैं। वो एजुकेशन एक प्रॉब्लम है जहाँ पर जनरली स्कूल्स या कॉलेजेस या एजुकेशन सेंटर्स नहीं है। एक साइड वो है जहाँ पर लड़कियों को स्पेशली नहीं जाने दिया जाता, घर से बाहर नहीं निकाला जाता। सो स्क्रेंट का ये एरिया जो नॉर्मली डिप्राइव्ड एरियाज़ में आता है, जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ ने अपने घर में एक स्कूल कायम किया और लड़कियों की तालीम को फ़रोग देने के लिए ये दोनों काम कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। नवाब शाह का इलाका सकरंड, जहाँ पर ये मिसाल कायम की जा रही है मियाँ बीवी की जानिब से। 105 लड़कियाँ वहाँ पर बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल कर रही हैं और गुज़श्ता चंद सालों से यहाँ पर 7 साल से ये तालीम दे रहे हैं बच्चों को। बड़ी अच्छी चीज़ है ये इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग करते हैं, इससे ये होता है कि ओवरऑल सोसाइटी में जब आप ऐसा मैसेज आता है तो ओवरऑल सोसाइटी ही ग्रो करती है। तो ये एक अजीम मिसाल है। आज ये मियाँ बीवी जनाब लुकमान चौहान साहब और उनकी बेगम फातिमा लुकमान चौहान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे।
वालेकुम अस्सलाम। लुकमान साहब, आपसे शुरू करेंगे। 7 साल हो गए इस स्कूल को जो आपने अपने घर में ही खोला। क्या आइडिया था इसके पीछे? आप खुद ज़ाती तौर पर क्या करते हैं और कितना कैसा रहा ये 7 साल का सफ़र? भाई अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा है। मैं खुद सिलाई का काम करता हूँ और शौक हुआ कि बच्चियाँ गांव में खेलती थी, स्कूल ले जाती थी। हमने बैठकर ये मशवरा किया मियाँ बीवी ने कि भाई क्यों ना हम ये स्कूल चला लें। तो आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगे तो बच्चियाँ बढ़ गई माशाल्लाह से 105, अब और भी हैं, मगर मेरे पास इतने हालात नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। ज़बरदस्त जी। लुकमान साहब, तो जिस तरह आपकी अहलिया भी आपके साथ बैठी है, उन्होंने बड़ा आपका ज़बरदस्त साथ दिया है, तो उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से आपने ये मैनेज किया, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको एक तो सब्जेक्ट्स भी देखने होते हैं, कौन सा पढ़ाना है, फिर किस तरह से फ़ंड्स होने हैं। ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि मेरे पास उतने, मेरे अपने भी हालात ऐसे नहीं हैं, तो कैसे मैनेज किया, पढ़ाया कैसे, सब्जेक्ट कैसे चूज़ किए, फिर कैसे उसकी तैयारी करते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, मैनेज क्या किया जा रहा है? कुछ टीचर्स भी रखे हैं पास? पहले रखी थी, अब थोड़े से हालात कमजोर हो गए, फिर उससे इजाजत ले ली। बाहर का काम, किताबें कहीं से लेता हूँ, कहीं से बुक्स लेता हूँ। ये नहीं कि बच्ची कोई किताब लिया है, वो खुद में अरेंज करता हूँ। चलाती स्कूल ये है, बाहर का अरेंज में करता हूँ। फातिमा साहिबा, आप कहिएगा, आप खुद पढ़ाती हैं और क्या क्लास सिस्टम भी है या एक ग्रुप है बच्चों का जिनको आप बेसिक एजुकेशन देती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद पढ़ाती हूँ और सारा क्लास में स्कूल चलाती हूँ और जो बच्चियाँ 5 तक हैं उनकी मदद से बच्चों का जो नर्सरी के जी में है उनकी हेल्प लेती हूँ। लेकिन मैं अकेली इस पूरे अपने घर में जो स्कूल है उसमें मैं अकेली पढ़ाती हूँ। आप अकेली पढ़ाती हैं? कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 105। 105 बच्चे हैं जिनको आप अकेली पढ़ाती हैं और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी हेल्प भी लेती हैं। वेरी नाइस, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा लुकमान साहब, जिस तरह से 105 बच्चे हैं, इनकी जो तालीम की डिवीज़न होती है कि कौन कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, या फिर क्या ओवरऑल सब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं, कुरिकुलम क्या है, क्या गवर्नमेंट के स्कूल्स को फॉलो करते हैं आप लोग, और इसके साथ साथ जो आपने जो बुक्स हैं या स्टेशनरी होती है वो कैसे प्रोवाइड होती है? कोई इसके लिए कोई फंड्स मिलते हैं कहीं से या खुद ही अरेंज करने पड़ते हैं? नहीं, कहीं से दोस्तों से वगैरह से, माशाल्लाह सकड़ के दोस्त अच्छे हैं, वो कहीं से दिलवाते हैं या किसी क्लर्क से। और ये स्कूल मैंने खुद रजिस्टर करवाया है अपने नाम से, फातिमा लुकमान चौहान के नाम से। अच्छा, आपने स्कूल रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो फिर उसकी डोमेन के अंदर फातिमा साहिबा कभी आपको ज़रूरत महसूस हुई कि और भी टीचर्स होनी चाहिए, या अपने इर्द गिर्द के आप अगर लोगों को देखें जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं पढ़े लिखे या बच्चियां हैं, आप उनको भी साथ शामिल कर लें? जी, मैं एक टीचर की तो बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि 105 एक टीचर नहीं पढ़ा सकती, इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि एक टीचर रखी थी, लेकिन मेरे अपने माजी हालत में ख़राब हो चुके थे कि मैं उसे नहीं दे सकी, तो वो चली गई। लेकिन मेरे जैसा कोई जज्बा नहीं रखता, हर कोई कहता है कुछ ना कुछ दिया जाए, तो मैं तो फ्री में चलाती हूँ, लेकिन कोई भी नहीं फ्री में आता नहीं हो। वो यही कहते हैं कि भाई हमें कुछ तो दो। तो मेरा हस्बैंड जो है वो सिलाई का काम करता है, उसी में मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, जो मेरे जाती अपने बच्चे हैं, और मैं घर का खर्चा भी करती हूँ। और ये स्कूल के बच्चों को जैसे चाक वगैरह, पेन या कुछ रजिस्टर वगैरह लेने वो भी मैं खुद लेती हूँ, बच्चों से कुछ भी नहीं। ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा लुकमान साहब कि जिस तरह से बता रही हैं कि खुद ही पढ़ाती हैं, स्कूल की जगह भी हम देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल बात है ये, बड़ा एक आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह, ये जो वहाँ पर बिल होता है या फिर कोई यूटिलिटीज़ के बिल, यूनिफॉर्म चीज़ें, वो कैसे पूरी हो रही हैं? क्या वालिदैन बच्चों के दे रहे हैं ये लड़कियों के, या वो भी खुद करने पड़ते हैं? यूनिफॉर्म वालिदैन ने दिया हुआ है, जो स्कूल का चीज़ होती है ना, जैसे बुक हो गए, किताब हो गए, सालियाना चीज़ें, वो मैं खुद अरेंज करता हूँ। ड्रेस वगैरह पेरेंट्स ने दी हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा लुकमान साहब, ये भी कहिएगा कि आपके एरिया में कोई गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है? जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल भी है? हाँ, बॉयज है, वहाँ लड़कियाँ जा नहीं रही थी, तो सोचा क्यों ना हम खुद ही स्टार्ट कर लें। बड़ी बात। यहाँ पर लड़कियों का कोई स्कूल नहीं है? बड़ी जबरदस्त बात है जी। लड़कियों का कोई नहीं है, बच्चियाँ घूमती थी। गर्ल्स स्कूल कोई नहीं था, लड़कियाँ जो उम्र से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी वो घरों में बैठी थी, और जो छोटियाँ थी वो तो खौफ के मारे कहते नहीं हमें मास्टरों के पास नहीं जाना है, वो हमें मारते हैं या कुछ। इसी वजह से मैंने उन्हें प्यार समझाया कि उनके घर भी उनकी माँ को समझाया कि भाई कहते हैं कि एक बच्ची पढ़ी तो सारा घर पढ़ गया। अगर तुम चाहोगे तो अगर अपनी बच्ची को अच्छी तरबियत दोगे तो बेहतर होगा।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारे यहाँ और छोड़ो, जी जी जी, आप हमारे पास छोड़िए, हम अपनी बच्चियों को अपनी बच्ची समझ के पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह 5 तक आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर ज़बरदस्त जी, आप पर एतमाद भी किया और आपने उसके ज़बरदस्त तरीके से उसको दिखाया भी है और हम लोग भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से आपने एक सोच, आपकी पॉजिटिव सोच की वजह से कितने सैकड़ों लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया लुकमान चौहान साहब और फातिमा लुकमान चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ या अपनी तमाम रिसोर्सेज चाहे वो लिमिटेड ही डेडिकेट कर देते हैं, और ख़ास तौर पर ये सोचते हुए कि गर्ल्स स्कूल नहीं है और गर्ल्स अगर 5th तक भी पढ़ जाएंगी, 5वीं तक भी पढ़ जाएंगी तो उनके लिए बेहतर होगा। और आप सोचिए कि ये एक बेसिक नेसेसिटी है। मैं इसी बात पर गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगी कि खुदारा इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़कियों बच्चियों को स्कूल भेजना चाहते हैं, और अगर घर के आसपास ही स्कूल नहीं होगा तो फिर वो एजुकेशन से महरूम रह कैसे वो पूरी करेंगे, फीस कैसे देंगे? तो सरकारी स्कूल वहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों मियाँ बीवी एक खिदमत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये इनके साथ साथ गवर्नमेंट का मेजॉरिटी में गवर्नमेंट का रोल है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जहाँ पर एक सर्वे किया जाए, कहीं पर अगर बच्चियों का लड़कियों का स्कूल नहीं मौजूद है तो वहाँ पर फौरी तौर पर कुछ स्कूल्स बनाए जाएँ, वहाँ के लोग ही आगे पढ़ा देंगे, लेकिन आप जगह तो दें और साथ उनको और इनफैक्ट जो अपनी तौर पर एफर्ट कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हीं को सपोर्ट कर दें ताकि वो अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को वहाँ की बच्चियों के लिए ज़्यादा बेहतर कर दें। स्क्रीन से ये स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, अब एक स्टोरी और हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये स्टोरी है जी अमेरिका की, जहाँ पर एक अमरीकी खातून बेहतरीन शरीके हयात ना मिलने पर एक के बाद एक यानी कि 10 मरतबा अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर चुकी। बिल्कुल, बेसिकली मेरे ख्याल में तो अदम बर्दाश्त की एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने है कि शोहर की या बीवी की? नहीं, ये खातून बेसिकली 10 लोगों को उन्होंने छोड़ दिया कि बर्दाश्त ही नहीं किया कि आगे क्या हो सकता है। मेरे देखिए ना, मतलब 1 2 3 शोहर ने बर्दाश्त नहीं किया या बीवी ने? नहीं, इन्होंने सबको छोड़ा है ना, आप ये देखिए। You never know। नहीं, वो बताती है डिवोर्सेस 10 हुए। नहीं, उन्होंने बताया है कि मैंने सबको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कोई मेरी तारीफ नहीं करता था, कोई मेरी परवाह नहीं करता था। अब 1 शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स, यहाँ पर 10 लोग इनकी परवाह नहीं करते थे, इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, छोड़ दिया सब। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी हर शादी में अलहदगी का फैसला पहले इन्होंने किया है, और ये 56 साल अमरीकी खातून है जिनको कोई रिग्रेट नहीं है कि वो अब तक 10 शादियां कर चुकी हैं और अपने शोहर से रजामंदी से अलहदगी का उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें रिग्रेट है कि नहीं जिन्होंने इनसे शादी की थी, मेरे ख्याल में, क्योंकि जिन्होंने इनसे शादी की थी उनसे सवाल पूछना चाहिए। आई थिंक इफ शी इज हैप्पी तो एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। नहीं है ना तो 10 शादियां कर रही हैं एक के बाद एक। कोई बात नहीं ना, अभी नहीं बन सकी तो छोड़ दिया, फिर एक और ट्राई कर लिया, नहीं हो सका फिर छोड़ दिया, सो इट्स ओके। बट आई थिंक शी इज ओके विद इट एंड वी शुड बी ओके विद इट। बट मुझे लगा कि एक इंटरेस्ट की स्टोरी है तो हमें डिस्कस करनी चाहिए, और ये बहस जो हम ऑफ एयर कर रहे थे ऑन एयर भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में ये तो मजलूम होते हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ, मतलब आप देखिए ना, मतलब वो बेचारों के ऊपर क्या हो रहा होगा। तुमने मेरी तारीफ नहीं की, जाओ तुम्हें छोड़ दिया, तलाक। गाड़ी खराब हो गई थी, मैं पहले घंटे में हैरान कुन, आप विन कर लेंगे। अच्छा, इंसान जो है ना वो कई दफा एक दूसरे की बात बर्दाश्त भी कर लेते हैं, और वो कहते हैं ना कि वो टाइम निकाल लेते हैं, रख लेते हैं कोई मौका, लेकिन अग्री टू डिसएग्री कर लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनमें जानवर हैं, तोते हैं, परिंदे हैं, वो लोग एग्री नहीं करते किसी चीज़ पे अगर वो नहीं पसंद करते। ऐसी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल हमने देखी है भारत में, और नज़र भी आ गया। सो ये वो तमाम फन लाइट स्टोरीज थी जो हमने शेयर की। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।